नमस्कार। कल से सनातनियों का खून खौल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के सुपुत्र, जो युवा कल्याण और खेल मंत्री भी हैं, वो सोच समझ के, उनका जो बयान था वो कोई अनचाहे ढंग से नहीं, क्योंकि वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो उनका हर काम बहुत ही एक रिहर्सल करके होता है। तो लिखित बयान था वो, उसमें कोई कामा फुल स्टॉप बिना उनकी रणनीति से हटके नहीं था। क्योंकि उनकी रणनीति क्या है वो तो हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन ये बात तो स्वाभाविक है कि ये व्यक्तिगत गाली से भी पूरे समाज को मिटाने की बात उन्होंने की, और तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों से की। यानी सनातन धर्म एक बीमारी है। अब यहाँ पर पहले तो एक बात में सिर्फ सनातन धर्म के बारे में, महानता के बारे में बता दें, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो इसरो ने कर दिखाया। और इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने ये बताया कि हमारी सफलता के पीछे सत्य सनातन धर्म का ज्ञान है। मिर्ची तो लगनी ही थी लिब्रांडुओं को, और ये उस क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्योंकि साउथ इंडिया में जो चुनावी गणित है वो कुछ अलग तरह का है, वो भी अभी हम बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमको कोई कुछ भी बोलता था, अरे बोला बोल दिया अनजाने में, ऐसे वैसे, जबकि वो बड़ी रणनीति है। INDIA जब से बना है तब से उनकी इसी टाइप की रणनीतियां रही हैं। अब रणनीति आपने देखा, क्रिश्चियन कम्युनिटी की 2 लड़कियों का वीडियो एक प्लानिंग के अंतर्गत मणिपुर में सामने लाया जाता है, जबकि वो कुकी समाज की महिलाएं, जो कि म्यांमार की एक प्रजाति है, वो घुसपैठिए हैं। लेकिन उन्हें डायरेक्ट घुसपैठिया इसलिए भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि शुरुआत में नेहरू जी ने ही उनको वहाँ बुलाया, इंदिरा ने बसाया और आदिवासी का दर्जा दे दिया घुसपैठियों को। लेकिन जो मैतेई समाज वहाँ का ओरिजिनल आदिवासी समाज है, उसको उन्होंने सामान्य कर दिया। मतलब कमाल देखो, हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया कि मैतेई समाज भी आदिवासी है, उनका कुकी समाज का हक नहीं छीना, तो कोर्ट को नहीं मानेंगे। और ये सब हुआ, और एक प्लानिंग के तहत जॉर्ज सोरोस, तमाम एजेंसियां, तमाम दुनिया भर के जो भारत को किसी तरीके से नीचा दिखाना चाहते हैं, उसकी जो प्रगति की उड़ान है उसको वो गिराना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, वो सब मिलके ये कर रहे हैं। और उसमें ये टुकड़े टुकड़े गैंग INDIA पूरी तरीके से शामिल है। आपने देखा मुंबई में 5 स्टार होटल हयात में उन्होंने किस तरीके से एक आनंदमय एक पार्टी का आयोजन किया, रिजल्ट कुछ निकले या न निकले, जॉर्ज सोरोस का और उस तरह के अन्य लोगों का पैसा कैसा खर्च हो रहा है। खैर, ये तो एक बात है, हमने उस विश्लेषण के बारे में बताया था। लेकिन कल के मामले में हमने त्वरित प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की थी, और ये भी बोला था कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये ऐतिहासिक हेट स्पीच है। इसकी बराबर की हेट स्पीच हमने अभी तक किसी की भी नहीं सुनी। हाल ही में आजम खान की सदस्यता चली गई, जो सुपर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे। वो हेट स्पीच व्यक्ति विशेष के लिए थी, लेकिन ये हेट स्पीच समूल विनाश करने की है, वो भी इस देश का जो सबसे बड़ा यानी एक समुदाय है, उसको इस देश, बिना उसके इस देश की कल्पना ही नहीं है।
लेकिन अब उनके हौसले देख लो, धीरे धीरे ये बढ़ते हैं। क्या हुआ, अगर उदयनिधि अपने ही पिता की औलाद हैं तो किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ इसी तरह की टिप्पणी करके दिखा दें, या ये घमंडिया गैंग का कोई भी सदस्य अन्य किसी धर्म के बारे में इसी तरीके से बोल के दिखा दे। यहाँ तो अभी भी टीवी डिबेट में आके लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि कहने का मतलब ये नहीं और वो नहीं, और सनातन धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं। अरे तो सनातन धर्म में बुराइयां तो आपको लग रही हैं, क्योंकि आप कई ऐसे जीव होते हैं, गुबरेला होता है, उसको कोई खुशबू से थोड़ी मतलब है, वो तो गोबर में ही रहेगा। तो ऐसे जो प्राणी हैं उनको सत्य सनातन में ही कमियां नजर आएंगी। लेकिन अभी होना क्या चाहिए, उस सोची समझी रणनीति को केवल कुछ गालियां दे के गुस्सा जाहिर करके ही उसका प्रतिकार नहीं है। उसका प्रतिकार करने का सही तरीका ये भी नहीं है कि तमिलनाडु भवन में भाजपा, जो कि मुख्य देश का सत्ताधारी केंद्र में दल है, वो वहां जाके क्या कर रहा है। तमिलनाडु भवन में ताला लगवाओ ना, बंद करो ऐसे को, जब तक उदयनिधि मारन को गिरफ्तार नहीं करती है। और हर थाने में, शहर में नहीं, हर थाने में उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। विशेषकर वकीलों को यह काम चाहिए, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के वकील हैं उनको इससे लाभ भी मिलेगा, वो चर्चा में आएंगे, यही तो मौका है। उनको अपनी कानूनी ताकत दिखानी है। और हेट स्पीच के मामले में, क्योंकि ये टेलीविज़न पर आई है, सोशल मीडिया पे स्पीच आई है, पूरे देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये स्पीच आ चुकी है, तो भारत में कोई भी सनातनी इस पे एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन साधारण आदमी की एफआईआर इतनी आसानी से थानों में दर्ज होगी नहीं। तो इसमें चाहिए कि वकील जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के और सनातनी हैं, उनको एक थाने में कम से कम एक एफआईआर अवश्य दर्ज हो। मनीष कश्यप पर बिहार में झूठा मुकदमा दर्ज कराकर स्टालिन ने तमिलनाडु की जेल में उसको सड़ा के मार डालने की चेष्टा की तेजस्वी से मिलके। तो इस पे एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए। जितने भी थाने हैं भारत में, हर थाने में एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात कि अभी ये सिलसिला यहीं पे नहीं थमने वाला। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आग लगाई जा रही, क्योंकि 5 दिन का विशेष सत्र मोदी ने जो बुलाया है, उसके पहले ये हंगामा करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। अभी और कुछ मुद्दे ढूंढेंगे। इन्हें ये भी उम्मीद थी कि सनातनी लोग उग्र होके कोई बड़ा बवाल मचा देंगे, लेकिन कहाँ साहब, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन होश के साथ इसका प्रतिकार करना आवश्यक है। और भारत सरकार से एक निवेदन है, हमने दक्षिण भारत को जो देखा, जैसा हमने पहले चर्चा की, तो वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, केरल के चीफ मिनिस्टर, ये जो दक्षिण भारत के लोग हैं, इनके नाम तो हिंदू होते हैं। स्टालिन तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी उसमें झलक रही, लेकिन करुणानिधि उनके पिताजी वो तो हिंदू ही लगते थे। और करुणानिधि की पत्नी अभी भी दुर्गा, जो कि नाम से जानी जाती, वो अभी भी हिंदू मान्यताओं को मानने वाली हैं। तो ये जो हिंदू नामधारी लोग हैं, ये वहाँ पे क्रिश्चियन हैं। चाहे जगन मोहन रेड्डी हो
या करुणानिधि और इस टाइप के जो परिवार के लोग हैं। और इसमें जो वहाँ का जनसंख्या का अनुपात है, ऑन पेपर तो क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत नाम मात्र को दिखाई देती है, लेकिन जितने भी एससी हैं 90% एससी क्रिश्चियन हो चुके हैं और पूरा लाभ वो एससी का ले रहे हैं, दलितों का ले रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से क्रिश्चियन हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो कि नया दोस्त और नया दुश्मन बेहद अच्छा या बेहद खतरनाक होता। नया दोस्ती भी बहुत बढ़िया होती, बहुत मज़ेदारी होती है, और नई नई दुश्मनी बेहद खतरनाक होती है। तो ये जो नए नवेड़े, एक कहावत भी है, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता। ये जो हिंदू कम्युनिटी कन्वर्ट होती है क्रिश्चियन या मुस्लिम में, वो हिंदू धर्म के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। तो केंद्र सरकार को जितना शीघ्र हो सके तमाम इधर उधर के बिलों के बजाय एक ऐसा बिल लाना चाहिए और उसका सख्ती से अनुपालन भी कराया जाना चाहिए कि जो भी सत्य सनातनी धर्म के बाहर जाएगा तो उसकी ये जो आरक्षण वाले लाभ हैं वो छिन जाएंगे, उसको फिर दलित नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी अन्य धर्म में एससी नहीं होते हैं, ये वो लोग खुद बोलते हैं, और यही बोल के वो दूसरे धर्म में जाते हैं या उन्हें दूसरे धर्म में प्रलोभन दे के। लेकिन कहा यह जाता कि यहाँ छुआछूत है, भेदभाव है, इसलिए ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये काम तो सरकार ही कर सकती है, लेकिन आम जनता जो प्रबुद्ध वर्ग है, हमने भी यहाँ कोशिश की, लेकिन यहाँ कल अमित शाह जी का दौरा है, सारा पुलिस महकमा उसमें लगा हुआ है। हमने बहुत कोशिश की, भाजपा के नेताओं से भी मिलके उनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने बोला अभी आप समझ सकते व्यस्तता है, ये है वो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं है। उनकी तो बाँछें खिल गई होंगी कि हमारा वोट एकजुट हो जाएगा। अरे ये वोट बाद में छोड़ो, हम वोट नहीं है, पहले हम सत्य सनातनी हैं, देश प्रेमी हैं, और भाजपा के इसीलिए सपोर्टर हैं कि एकमात्र वही पार्टी है जो हिंदुओं की या सनातनियों की बात करती है, कम से कम उन्हें गालियां नहीं देती है। और उनके साथ भी जो दल आ जाते हैं वो भी फिर संभल के बोलते हैं, देवी देवताओं का अपमान भी नहीं करेंगे, सनातनियों का अपमान भी नहीं करेंगे, फिर उनकी वो मजबूरी हो जाती है। तो भाजपा का समर्थन सनातनियों को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमें खुद अपने आप इतना मजबूत एकजुट होना पड़ेगा कि सामने वाला हमारी ताकत के आगे अपने को कमज़ोर खुद महसूस करके हम पे हमलावर ना हो सके, इस तरह की हरकतें ना करें। अभी जो ये चल रहे हैं हालात चुनावी माहौल में, तो कई तरह के बवाल अभी होने बाकी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि सत्य सनातन धर्म के मुकाबले में अगर कोई दूसरा धर्म है जो बराबरी कर सके, श्रेष्ठता की तो बात संभव ही नहीं है। इस पूरी पृथ्वी पर कोई वकील, कोई विद्वान, कोई धर्माचार्य, किसी भी धर्म का मानने वाला अगर है तो हम इस शर्त पे उससे बहस करने को तैयार हैं कि अगर हमारे सत्य सनातन को वो अपने धर्म के बराबर भी सिद्ध कर देगा तो हम अपने आप इस जीवन को समाप्त कर लेंगे। हमारी चुनौती को अगर कोई पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति स्वीकार करे तो हम अविलंब तैयार हैं। ये नहीं बोलेंगे कि हमें अभी कुछ समय चाहिए और बिना कोई कागज पत्र के सामने बैठ के खाली हाथ बहस करेंगे। सामने वाला चाहे जितने लोगों को लेके आए,
हम अकेले ही अपने को सक्षम मानते हैं, अपने सत्य सनातन धर्म की शक्ति पे हमें इतना विश्वास है, तो आप लोग केवल चुपचाप बैठ के इस बात के लिए, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, उन्हें तो लग रहा है कि ये एक मौका बन रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये घमंडिया गेम केवल एंजॉय कर रहा है। उन्हें खुद मालूम है कि चुनाव में तो कुछ होना नहीं, लेकिन कुछ एंजॉय कर लो। आपने देखा कि हर जगह ये जाते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है, पार्टियां एंजॉयमेंट चार्टर्ड प्लेन उड़ रहे हैं। आप उनका खर्चे का अनुमान लगाओ, और जहां पे ये मुख्यमंत्री हैं इनके INDIA के, उनके राज्य में कोई समस्या ही नहीं, कोई काम ही नहीं, आए दिन कहीं मीटिंग हो जाती हैं। तो ये केवल एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें खुद मालूम है कि दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। जैसे कि आज भारत और नेपाल का क्रिकेट मैच होने जा रहा है, तो ये क्या उम्मीद कोई करेगा? नेपाल की टीम पूरी कोशिश करेगी खेल के मैदान में उतर के, और उनसे अगर बोलेगा तो वो बोलेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे, हरा देंगे, और हम हरा ही देंगे, हमने रणनीति बना ली है। लेकिन कौन भरोसा करेगा? तो उन्हें खुद मालूम है वो चुनाव तो नहीं जीतेंगे, लेकिन मोदी जो देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें अड़ंगेबाजी कैसे डाली जाए, ये इसमें लगे हैं। एक बात और यहाँ पे बहुत आवश्यक है कि योगी का जो फार्मूला है दंगाइयों से और जो ये तोड़ फोड़ करने वाले हैं, इनसे निपटने का जो दो तरह का फार्मूला, एक तो तत्काल कार्रवाई बुलडोजर की, दूसरी कि जो भी संपत्ति की क्षति वो पहुंचाते हैं उनकी संपत्ति से ही वसूला जाए। अगर ये कानून भी बने, पूरे देश में लागू किया जाए कि सार्वजनिक संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति को कोई नुकसान दंगाई या कोई भी व्यक्ति पहुंचाएगा तो उसी से क्षतिपूर्ति की जाएगी, और बुलडोजर चला के उसकी अवैध संपत्ति ध्वस्त की जाए। कहने को बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सभी केवल व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के मंच पे अपनी बहादुरी का प्रदर्शन न करें। कभी न कभी सप्ताह में एक दिन आप भी मंदिर में जाएं, कहीं जगह ऐसी तय करें जहां धर्म पे परिचर्चा हो, और इसी बहाने कम से कम जैसे भजन मंडली के नाम पे ही हो, एकजुटता तो हो। और मोबाइल इसका माना चाहिए कि अगर रात को 12-1 बजे भी आवश्यकता हो तो निकटवर्ती लोग जुट के एक व्यक्ति न हो के एक टीम बन जाएं, क्योंकि सामने वाले मुस्लिमों से हमें सीखना है, क्योंकि कहलाते अल्पसंख्यक, लेकिन हर जगह उनका रवैया कैसा है, क्योंकि उनमें एकजुटता, उन्होंने हर तरह की अपनी टीमें बना रखी हैं। तो आप भी अपनी टीमें बनाइए, भले वो भजन मंडली के नाम, सत्संग के नाम पे हो, लेकिन सप्ताह में एक दिन मिलिए, विचार विमर्श करिए, और समाज में ये जो खतरा बढ़ रहा, अब तो घोषणा ही हो गई समूल विनाश की। बंगाल में क्या हो रहा, कश्मीर में क्या हुआ था, 84 में पूरे देश में क्या हुआ था, क्योंकि सिखों को हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, और वो लोग सिखों को अपना मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बिहार में दिखा दिया, गुरु नानक जयंती की छुट्टी रद्द करके उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि हमें सिख और हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें एक बात मालूम है कि हम हिंदुओं को 4 हिस्सों में बांट देंगे, फिर सवर्णों को भी जातियों में बांट देंगे, OBC को जातियों में बांट देंगे, SC, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अगड़ा, ये सब करके हिंदुओं को वो टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, और उधर एक मुश्त उनको मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। साथ में जो लालची लोग हैं, नशेड़ी टाइप के लोग, उन्हें फ्री का जो नशा है वो फ्री की घोषणाएं कर देंगे।
तो ये सोरोस के द्वारा, क्यों सोरोस का धन भी इसमें लगा है, वो तो मरने के करीब है, 100 साल के करीब पहुंच रहा है वो व्यक्ति, कब तक जिएगा, बहुत पैसा उसका, और उसने तो ये कसम खाई है कि 24 के चुनाव में मोदी को नहीं जीतने देंगे। तो एक चीज ये समझ लीजिए कि मणिपुर में क्रिश्चियन 2 लड़कियों का मुद्दा उठा के तूल दिया गया, देश में उससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। राजस्थान में दलित महिला की 1 किलोमीटर की नग्न परेड कराई गई, उस पर क्यों नहीं फिर चर्चा हुई, वो तो आदिवासी थी। ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई, उन पर कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी, यानी अशोक गहलोत ने खुद बोला है कि न्याय व्यवस्था फेयर नहीं है, सब कुछ तय हो जाता है। और अगर फेयर होती तो अगर कानून साइंस की तरह काम करता तो लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कानून की किताबें तो वही हैं, तो फैसला एक जैसा क्यों नहीं होता? जज की मर्जी क्यों आ जाती है? जज की मर्जी क्यों होती है? अब तो कानून ऐसा होगा कि मेरी मर्जी, कानून मर्जी नहीं है। कानून को तो न्याय की कसौटी पे कस के परिणाम उसका निकलना चाहिए। लेकिन जब कोई बड़ी बेंच भी बनती तो उसमें कुछ जज इधर कुछ उधर, ऐसा क्यों होता फिर? या तो उनकी पढ़ाई में गड़बड़ी, और जिसने गड़बड़ फैसला दिया उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जज नौकर है, यहां की मालिक जनता है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा ही यहां की राजा है। वो अपने अधिकार के द्वारा किसी को राजा बनाती है चुन के, लेकिन कम से कम ये न्यायाधीश तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये तो नौकर हैं, इनको तनख्वाह मिलती है उस बात की, कानूनी किताबों के हिसाब से वो निर्णय दें। लेकिन वो तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो यहाँ के तानाशाह हैं, क्योंकि ये सब मीडिया के द्वारा, जो कुछ पत्रकार वो माहौल बनाते हैं, कुछ बड़े वकील ऐसा माहौल बनाते हैं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से जूनियर वकील ही जज बन जाते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, और वो सीनियर वकील होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में समाहित नहीं हो सकती। आज के दिन इतना है कि इस पर अधिकतम FIR कराई जाए, और जो FIR कराएगा वो भी चर्चित हो जाएगा, डरने की जरूरत तो इसमें बिल्कुल ही नहीं है। और इसके ऊपर उदयनिधि के ऊपर NSA लगना चाहिए, क्योंकि उदाहरण मनीष कश्यप का है, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, उसने तो फेसबुक पे जो चल रहा था उसी को पहले शेयर किया था, फिर उसने वहाँ कुछ लोगों से बात की, उनकी अनुभव और बात के आधार पे उसने ये अपनी पोस्ट बनाई थी, लेकिन उसके ऊपर NSA लग गया। लेकिन ये तो बेहद गंभीर मामला है। हेट स्पीच में आजम खां की सदस्यता जा चुकी है, और ये हेट स्पीच अभी तक की सबसे बड़ी हेट स्पीच है।